Welcome to all of you in online class of Urmila Devi PG College, रसार बरौत प्रयागराज. Myself नीरज तिवारी. पिछले वीडियो में हमने आपको हीट इंजन और उसकी इफिशियंसी के बारे में बताया था. आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम आपको आज कार्नोट्स आइडियल इंजन और कार्नोट साइकिल के बारे में बताएंगे. कार्नोट्स का आइडियल इंजन जो है वो किस थियरी पे वर्क करता है, किस साइकिल पे वर्क करता है, क्या क्या ऑपरेशंस उसमें हम कंसीडर करते हैं, तो कार्नोट्स आइडियल इंजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम आज आपको बताते हैं. कार्नोट्स आइडियल इंजन फ्रांस के कार्नोट्स नाम के सैडी कार्नोट्स नाम के वैज्ञानिक ने, फ्रांस के फिजिसिस्ट थे सैडी कार्नोट्स नाम के वैज्ञानिक ने कार्नोट्स आइडियल इंजन को बनाया. उन्होंने कार्नोट्स आइडियल इंजन की थियरी को दिया. उन्होंने हीट इंजन की इफिशियंसी को फाइंड किया और उसकी इफिशियंसी को मैक्सिमम वर्क आउटपुट के द्वारा, यानी कि मैक्सिमम इफिशियंसी, हीट इंजन की मैक्सिमम इफिशियंसी को फाइंड करने के लिए एक थियरी दिया. उसी थियरी के ऊपर आधारित हमारा आज का ये जो टॉपिक है कार्नोट्स आइडियल इंजन. उन्होंने एक उसी थियरी के आधार पर एक इंजन बनाया जिसको हम कार्नोट्स आइडियल इंजन के नाम से जानते हैं. कार्नोट्स आइडियल इंजन को बनाने के लिए जैसे टू स्टडी द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन एंड मैक्सिमम वर्क आउटपुट and to obtain the maximum work output, Carnot's devised an ideal engine which which is free from all the defects of practical engine, यानी कहने का मतलब है कि कार्नोट्स ने क्या किया, कार्नोट्स ने हीट इंजन की इफिशियंसी को या मैक्सिमम वर्क आउटपुट को फाइंड करने के लिए एक थ्योरेटिकल इंजन बनाया, एक आइडियल इंजन बनाया जो कि ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल इंजन, जो कि प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक इंजन जो है, जो इंजन हम यूज में लेते हैं उनकी सारी कमियों से फ्री होता है, यानी मुक्त होता है, यानी सारी कमियों को हटा के थ्योरेटिकल एक आइडियल इंजन कार्नोट्स ने बनाया. मैक्सिमम, ऐसा क्यों बनाया? मैक्सिमम वर्क आउटपुट या मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करने के लिए. रियलाइज कहने का मतलब है कि मेनली कार्नोट्स ने जो इंजन बनाया वो प्रैक्टिकली हमको फाइंड नहीं होगा, प्रैक्टिकल यूज में हमको रियलाइज नहीं होगा, नेवर बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस. ये हमको प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली हम कार्नोट्स आइडियल इंजन को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे या कार्नोट्स आइडियल इंजन को हम कभी नहीं बना पाएंगे. लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी सहायता से कार्नोट्स आइडियल इंजन से हम किसी भी प्रैक्टिकल इंजन की इफिशियंसी को कंपेयर कर सकते हैं या उसके वर्क आउटपुट को हम इससे कंपेयर करके, कार्नोट्स आइडियल इंजन से कंपेयर करके उसकी इफिशियंसी को कोई कितना इसके समीप यानी इसके करीब तक इफिशियंसी को हम बना सकते हैं. इसीलिए आइडियल इंजन को बनाया गया. ठीक ना. कार्नोट्स ने जो आइडियल इंजन बनाया उन्होंने हीट इंजन में जो भी डिफेक्ट है उसके इफिशियंसी को मैक्सिमम यानी कि उच्चतम क्षमता को प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम इफिशियंसी को फाइंड करने के लिए एक आइडियल इंजन की थियरी दी, जिसके आधार पे एक आइडियल इंजन बनाया, जिसके आधार पे यानी कि ये प्रैक्टिकली, हमने आपको बताया कि ये प्रैक्टिकल यूज में हमको नहीं मिलेगा. ऑल द डिफेक्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल इंजन से फ्री करके एक आइडियल इंजन, एक थ्योरेटिकल इंजन बनाया. समझ रहे हैं? वो एक थ्योरेटिकल इंजन उन्होंने बनाया, यानी कि कार्नोट्स ने जो आइडियल इंजन दिया, कार्नोट्स ने जो आइडियल इंजन बनाया वो ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल इंजन से फ्री एक इंजन बनाया, एक थियरी दिया. उन्होंने कहा कि अगर हम इंजन को इस प्रकार से वर्क कराएं तो इसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी, जबकि प्रैक्टिकली हम उस प्रकार के इंजन को रियलाइज नहीं करते हैं. अब जैसे आपके मन में होगा कि यानी कि कार्नोट्स, द फ्रेंच साइंटिस्ट सैडी कार्नोट्स गिव द थ्योरेटिकल इंजन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल इंजन. तो आपके मन में एक बात आएगी कि फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल इंजन, तो प्रैक्टिकल इंजन में कौन से डिफेक्ट्स थे? तो प्रैक्टिकल इंजन में जो डिफेक्ट्स का मतलब है कि ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल इंजन, कहने का मतलब है कि जैसे प्रैक्टिकल इंजन में जो हम सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, वर्किंग सब्सटेंस ले रहे हैं, एक सिलेंडर में कंसीडर करते हैं वर्किंग सब्सटेंस को, उसमें जो पिस्टन हमने लिया है उसमें जो पिस्टन के जो सिलेंडर में पिस्टन ऊपर नीचे करता है वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, या किसी प्रकार का डिसिपेटेड फोर्सेस यानी विस्कोसिटी ना हो, कंडक्शन यानी कहने का मतलब कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस, कोई भी प्रतिरोधक बल उसमें कार्य न करता हो, जिसके अगेंस्ट जब हम यानी कहने का मतलब जब हम हीट प्रोवाइड करें या हम इंजन को वर्क आउटपुट में वर्क में कंसीडर करें, जब इंजन को वर्किंग में कंसीडर करें तो जितनी एनर्जी हम दें उसका कुछ भाग उसके डिसिपेटिव फोर्सेस यानी प्रतिरोधक बल के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो जाए. यानी जो भी हम यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करें सिस्टम को, जो भी एनर्जी दें वो हमको केवल वर्क आउटपुट में मिले, उस एनर्जी का कहीं भी लॉस ना हो.
तो इन यानी मैकेनिकल एनर्जी लॉस ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस प्रकार का इंजन बनाया। यानी ऑल द डिफेक्ट्स, कहने का मतलब जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, कंडक्शन, यानी कहने का मतलब है कि जो भी है इन फ्रिक्शन, विस्कोसिटी वगैरह जो भी डिसिपेटिव फोर्सेस है, इनको अपसेंट करके एक इंजन बनाया। इसीलिए उस इंजन को हम कार्नोट्स आइडियल इंजन के नाम से जानते हैं। और इन प्रैक्टिकल यूज देयर आर नो एनी आइडियल इंजन, यानी कोई भी कार्नोट्स थ्योरेटिकल इंजन हमको प्रैक्टिकल यूज में फाइंड नहीं होगा। यानी प्रैक्टिकली हम कार्नोट्स आइडियल इंजन को फाइंड नहीं करते हैं। तो आपके मन में आएगा कि जब प्रैक्टिकली हम इसको फाइंड ही नहीं करते तो इसको पढ़ते क्यों है? इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम किसी भी हीट इंजन को हम ये समझ सकते हैं कि कार्नोट्स आइडियल इंजन के एक कार्नोट्स आइडियल इंजन है जो इसकी इफिशियंसी आएगी, इसके कितना समीप हम किसी भी हीट इंजन को बना सकते हैं। यानी जब हमको आइडियल इंजन पता रहेगा, आइडियल इंजन हमको पता है, तो हम इसके समीप इसी की तरह हम इंजन को बनाने का प्रयास करेंगे। यानी जो प्रैक्टिकल इंजन हमारे बनेंगे, हम किन प्रकार से उनके जो डिफेक्ट्स हैं उनको कम कर सकते हैं और कार्नोट्स आइडियल इंजन की तरह बना सकते हैं। हम इस प्रकार से प्रैक्टिकल इंजन को इसके करीब बनाएंगे, यानी लगभग हम इसके क्षमता के बराबर बना सकते हैं। इसलिए कार्नोट्स आइडियल इंजन हमारा जो है, इसकी सहायता से हम प्रैक्टिकली जो इंजन बनाते हैं, जो हीट इंजन हम कंसीडर करेंगे, हम उसको इसके कितने नज़दीक बना सकते हैं, यानी कितना आइडियल इंजन के समीप, यानी इसकी तरह कार्य करने वाला इंजन हम बना सकते हैं। हम इसकी सहायता से, इसी थियरी की सहायता से हम ये समझ सकते हैं। तो आइए हम आपको कार्नोट साइकिल के या कार्नोट आइडियल इंजन के बारे में बताते हैं। द कार्नोट आइडियल इंजन हैव सम इसेंशियल कंपोनेंट, यानी कार्नोट आइडियल इंजन जो हमारा होता है कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। उन कंपोनेंट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक, तो कार्नोट आइडियल इंजन के बारे में हमने आपको बताया कि कार्नोट आइडियल इंजन के बारे में हमने बताया कि कह सकते हैं आप द फ्रेंच साइंटिस्ट सैडी कार्नोट्स gives a theoretical engine which is free from all the defects of practical engine. All the defects of practical engine. All the defects of practical engine. All the defects of practical इंजन, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑल द डिफेक्ट्स में, यानी कहने का मतलब जितनी भी कमियां हैं, जैसे फ्रिक्शन है, पिस्टन हमारा फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, या कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस वहाँ एक्ट नहीं करने चाहिए। जब हम वर्किंग में लेंगे इंजन को, वर्किंग सब्सटेंस को कंसीडर करें, तो वहाँ किसी भी प्रकार का प्रतिरोधक बल कार्य न करे। कि जब हम इंजन को कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करें, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करें, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी लॉस हो, उस डिसिपेटिव फोर्स को अपसेंट करने में या उसके अगेंस्ट वर्क करने में कोई भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस ना हो। यानी जो भी एनर्जी हम सिस्टम को प्रोवाइड करें वो सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो, ऐसा इंजन बनाने के लिए ऐसा उन्होंने इस प्रकार का इंजन बनाया, इसीलिए हम उसको आइडियल इंजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने लिखा द फ्रेंच साइंटिस्ट सैडी कार्नोट्स गिव्स ए थ्योरेटिकल इंजन। सैडी कार्नोट्स नाम के वैज्ञानिक थे जो फ्रांस के थे। इनका जन्म जो है 1796 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया। ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आने से पहले ही दिया था इन्होंने, मैक्सिमम इफिशिएंसी। लेकिन प्रैक्टिकल यूज में इस इंजन का हम यूज नहीं करते। प्रैक्टिकली हम इस प्रकार का इंजन नहीं बना सकते हैं, लेकिन इस आइडियल इंजन की सहायता से हम किसी भी हीट इंजन को इसके कितना करीब बना सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं कि हम किसी भी इंजन को किस प्रकार से बनाएंगे कि हमको इफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। इस इंजन की सहायता से, इस थियरी की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि इंजन को में हम किस प्रकार के यानी कंपोनेंट्स यूज करें, किस प्रकार के कंपोनेंट्स को कंसीडर करें कि जो हमारा हीट इंजन हो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको फाइंड कराए। ठीक, तो इसलिए इस आइडियल इंजन की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ, तो कार्नोट्स इंजन के जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो हम आपको बताते हैं। द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कार्नोट्स आइडियल engine, the essential components of Carnot's ideal engine is given as follows.
फर्स्ट जो हमारा है इसेंशियल कंपोनेंट्स में, एक सिलेंडर लेते हैं, ए सिलेंडर कंटेनिंग, लिख सकते हैं आप वर्किंग सब्सटेंस, या आप कह सकते हैं सिलेंडर, ऐसे लिख सकते हैं, ए सिलेंडर विथ नॉन कंडक्टिंग walls but conducting bottom, a cylinder with non-conducting walls but conducting bottom, containing air or perfect gas as working substance. ठीक। दूसरा कंपोनेंट जो हम लेते हैं, एक सोर्स लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ए सोर्स इज फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर, या ऐसा लिख सकते हैं, सोर्स इज ए hot body fixed at higher temperature. A source is a hot body fixed at higher temperature T1 degree centigrade, fixed at higher temperature T1 degree centigrade. Its thermal capacity is infinite. Its thermal capacity is infinite, so that any amount of heat can be drawn from it. So that any amount of heat can be drawn from it. तीसरा हमारा है सिंक, या हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड भी कंसीडर करते हैं। तीसरे में हम कंसीडर कर सकते हैं आपका इज सिंक इज ए कोल्ड बॉडी, जस्ट इसका अपोजिट होता है, इज ए कोल्ड बॉडी फिक्स्ड एट लोअर टेम्परेचर T2 degree centigrade, fixed at lower temperature T2 degree centigrade. Its thermal capacity is infinite, so that any amount of heat can be rejected from it. ठीक है। और एक चौथा कंपोनेंट होता है, इधर हम आपको लिख के दिखा देते हैं। एक चौथा कंपोनेंट हमारा होता है ए परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग ORR कर सकते हैं, और इंसुलेटिंग स्टैंड इज प्रोवाइडेड। ठीक,
ये 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स कार्नोट्स आइडियल इंजन में, ये 4 महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के आधार पे हमारा कार्नोट्स आइडियल इंजन बनता है और वर्क करता है। ठीक, कार्नोट्स आइडियल इंजन बना क्यों, हमने आपको बताया कि हीट इंजन की इफिशियंसी को मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करने के लिए, हीट इंजन की मैक्सिमम इफिशियंसी फाइंड करने के लिए या मैक्सिमम वर्क आउटपुट फाइंड करने के लिए कार्नोट्स ने एक थ्योरेटिकल इंजन बनाया, उसी को हम कार्नोट्स आइडियल इंजन कहते हैं, विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल इंजन। यानी जो कार्नोट्स का आइडियल इंजन होता है वो प्रैक्टिकल इंजन की सारी कमियों से मुक्त होता है। जितनी भी कमियां होती हैं प्रैक्टिकल इंजन में, जैसे किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होता है। यानी जब कार्नोट्स आइडियल इंजन को हम वर्किंग में कंसीडर करेंगे तो वर्किंग ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एज जैसे कि फ्रिक्शन में, या जैसे जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन के फ्रिक्शन, यानी पिस्टन हमारा जो होना चाहिए फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार से थोड़ी सी भी एनर्जी बढ़े तो पिस्टन हमारा क्या हो, आगे पीछे आसानी से हो जाए। या ऐसा ना हो कि हम पहले जो एनर्जी हम एनर्जी सप्लाई करें सिस्टम को, उस एनर्जी का कुछ भाग उसके फ्रिक्शन को रिमूव करने में, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करें, या किसी भी प्रकार के डेसिपेटिव फोर्स के अगेंस्ट हमारा जो हम जो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंसीडर करें, वो मैकेनिकल एनर्जी किसी भी प्रकार के डेसिपेटिव फोर्सेस को रिमूव करने के लिए, उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए खर्च ना हो। यानी किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस ना हो, यानी जो भी एनर्जी हम सिस्टम को सप्लाई करें वो सारी की सारी एनर्जी हमको वर्क आउटपुट में कंसीडर हो, सारी की सारी एनर्जी हमको वर्क में मिले, यानी कि किए गए कार्य में प्राप्त हो। तो इसलिए इस प्रकार से जो इंजन हमको मिलेगा वो इंजन हमारा मैक्सिमम मोर इफिशियंट होगा, वो इंजन हमारा मोर इफिशियंट, यानी कहने का मतलब मैक्सिमम इफिशियंसी वाला हमको फाइंड होगा। तो कार्नोट्स ने इस प्रकार का ही इंजन बनाया। उन्होंने अपने इस इंजन को बनाने के लिए, इस इंजन को कंसीडर करने के लिए, मैक्सिमम इफिशियंसी को फाइंड करने के लिए 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स, 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स उन्होंने कंसीडर किए। उन्होंने पहले कंपोनेंट्स में अपने एक सिलेंडर को कंसीडर किया। सिलेंडर उन्होंने कैसा लिया, जैसे अब हम यहाँ ध्यान दीजिए, हीट इंजन में जैसे हमने सिलेंडर लिया है, लेकिन सिलेंडर में हम वर्किंग सब्सटेंस कंसीडर करते हैं, लेकिन हम वहाँ सिलेंडर को कंडक्टिंग लेते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ लेते हैं। तो कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ जब सिलेंडर आप कंसीडर करेंगे तो जैसे हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करेंगे सिस्टम को, वो एनर्जी क्या होगी, आसानी से रिमूव हो जाएगी। कहाँ, आसानी से वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है, या सराउंडिंग की एनर्जी को ले सकते हैं। तो वहाँ हम एग्जैक्ट वैल्यू ये हमको क्लियर नहीं होगी कि कितनी एनर्जी हमने सिस्टम को दिया और कितना एनर्जी हमको वर्क डन में फाइंड हुआ। तो इसलिए हमने उस प्रकार का सिलेंडर कंसीडर किया। कार्नोट्स ने कहा कि हम इस प्रकार के सिलेंडर को कंसीडर करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी, जो भी हमें एनर्जी देंगे वो केवल सिस्टम के अंदर जाएगा, किसी भी प्रकार की एनर्जी को बाहर यानी रिमूव नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा विद द सराउंडिंग के साथ। न तो किसी प्रकार की एनर्जी को रिसीव करेगा, न सराउंडिंग को किसी भी प्रकार की एनर्जी को रिजेक्ट करेगा, यानी रिमूव सराउंडिंग को किसी भी प्रकार की एनर्जी को गिव करेगा, यानी कहने का मतलब देगा। किसी भी प्रकार की एनर्जी ना तो सराउंडिंग को देगा, ना सराउंडिंग से किसी भी प्रकार की एनर्जी को लेगा। इस प्रकार का उन्होंने वर्किंग सब्सटेंस, जिसमें यानी जो वर्किंग सब्सटेंस को कंसीडर करने के लिए जो उन्होंने सिलेंडर कंसीडर किया, तो सिलेंडर को इस प्रकार के कंडीशन में लिया। उन्होंने सिलेंडर कैसा लिया, ए सिलेंडर विथ नॉन कंडक्टिंग वाल्व बट कंडक्टिंग बॉटम, ए सिलेंडर विथ नॉन कंडक्टिंग वाल्व, यानी जो सिलेंडर उन्होंने कंसीडर किया विथ नॉन कंडक्टिंग वाल्व, यानी उसकी जो दीवारें हैं सिलेंडर की, यानी जो सिलेंडर बना हुआ है उसकी जो भी दीवारें हैं विथ नॉन कंडक्टिंग वाल्व, यानी वो कंडक्टिंग नहीं है, वो सराउंडिंग के साथ किसी भी प्रकार के हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकती हैं। बट कंडक्टिंग बॉटम, यानी उसकी जो पेंदी है, पेंदी यानी जहां से हम हीट सोर्स, यानी कि जिसको हम जहां से हम हीट सप्लाई कर सकते हैं, उसकी पेंदी को हमने कंडक्टिंग उन्होंने माना है, यानी विथ बट कंडक्टिंग बॉटम, लेकिन पेंदी क्या है, कंडक्टिंग है। ठीक, इसमें जो फ्रिक्शन, यानी कहने का जो हम सिलेंडर में पिस्टन कंसीडर करेंगे, वो पिस्टन ऑलरेडी वो भी नॉन कंडक्टिंग होगा, यानी वो भी किसी भी प्रकार की एनर्जी को, कहने का मतलब है कि जो पिस्टन हम लगाएंगे सिलेंडर में एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो हम कंसीडर करेंगे, पिस्टन भी हमारा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग रहेगा, वो भी किसी भी प्रकार की एनर्जी को, पिस्टन से किसी भी प्रकार की एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, अभी हम इसके फिगर को बना के आपको समझाएंगे, ठीक ना। ए सिलेंडर विथ नॉन कंडक्टिंग वाल्स बट कंडक्टिंग बॉटम कंटेनिंग एयर आर परफेक्ट गैस एज वर्किंग सब्सटेंस, यानी सिलेंडर हम कंसीडर करते हैं जिसकी दीवारें नॉन कंडक्टिंग हैं, यानी सराउंडिंग के साथ किसी भी प्रकार की हीट को एक्सचेंज नहीं करेंगी, ना तो अंदर की हीट को बाहर करेंगी, ना बाहर की हीट को अंदर करेंगी।
विथ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स बट कंडक्टिंग बॉटम, लेकिन उसकी पेंदी को हमने कंडक्टिंग कंसीडर किया हुआ है। कंटेनिंग यानी रखता है एयर और परफेक्ट गैस एज वर्किंग सब्सटेंस, एयर को हम ले सकते हैं सिलेंडर के अंदर या तो परफेक्ट गैस को वर्किंग सब्सटेंस, यानी सिलेंडर है जो कि परफेक्ट गैस को वर्किंग सब्सटेंस के रूप में रखता है, ठीक ना। दूसरा कंपोनेंट उन्होंने लिया ए सोर्स। सोर्स का मतलब हमने आपको बताया है कि सोर्स का मतलब होता है कि सोर्स का मतलब जहां से हमको कुछ रिसीव हो, कुछ प्राप्त हो, ठीक ना। तो उन्होंने एक सोर्स कंसीडर किया। सोर्स का मतलब एक हीट सोर्स कंसीडर किया जहां से हम सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, या अमाउंट ऑफ हीट, यानी कहने का मतलब हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे सिस्टम को, यानी कि सिलेंडर को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, वही हमने सोर्स कंसीडर किया। सोर्स में ए सोर्स इज ए हॉट बॉडी। सोर्स जो उन्होंने लिया कैसा लिया था, ए सोर्स इज ए हॉट बॉडी। एक सोर्स जो सोर्स लिया है वो एक हॉट बॉडी यानी एक गर्म पिंड है, फिक्स एट हायर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, और सोर्स को उन्होंने हायर टेम्परेचर यानी उच्च ताप T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स किया हुआ है, यानी उसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स रहेगा। इट्स थर्मल कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। इसकी ऊष्मीय क्षमता क्या है, अनंत है। इनफाइनाइट का मतलब है कि किसी भी प्रकार की ऊष्मा को यह सिस्टम को प्रोवाइड कर सकता है, यानी कहने का मतलब किसी भी प्रकार की हीट एनर्जी को सप्लाई कर सकता है सिस्टम को यानी इसकी थर्मल कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। यहाँ लिखा आपने ए सोर्स इज ए हॉट बॉडी फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने एक सोर्स लिया जिसको हॉट बॉडी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है, जिसका टेम्परेचर अधिक रहता है हम कहते हैं हॉट बॉडी है, इसलिए हमने यहाँ लिखा कि सोर्स इज ए हॉट बॉडी फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स थर्मल कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। इसकी ऊष्मीय क्षमता अनंत होती है। थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट यानी किसी भी प्रकार की ऊष्मा को सिस्टम को प्रोवाइड कर सकता है, एनी अमाउंट ऑफ हीट, इसलिए यहाँ लिखा गया सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। इसके द्वारा किसी भी प्रकार की ऊष्मा को सिस्टम को दिया जा सकता है, ठीक, किसी भी प्रकार की ऊष्मा को ये सिस्टम को दे सकता है, ठीक। तीसरा कंपोनेंट उन्होंने लिया सिंक। ए सिंक इज ए कोल्ड बॉडी। एक सिंक उन्होंने लिया जो कि कोल्ड बॉडी है, यानी ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी, जिसका मतलब इसका टेम्परेचर जस्ट इसका अपोजिट सिंक होता है, यानी ये सिंक इज ए कोल्ड बॉडी। सिंक एक ठंडा पिंड है। फिक्स एट लोअर टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि लोअर टेम्परेचर है, निम्न ताप T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स होता है। इट्स थर्मल कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। इसकी भी थर्मल कैपेसिटी, इसकी भी उसमें क्षमता अनंत है, यानी ये कोल्ड बॉडी है लेकिन और लोअर टेम्परेचर पे होता है, निम्न ताप पे, यानी कि कम ताप पे हम इसको रखते हैं T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन इसकी भी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है, यानी इसकी उसमें क्षमता अनंत है। उसमें क्षमता अनंत होने का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार की ऊष्मा को रिसीव कर सकता है, यानी किसी भी प्रकार की ऊष्मा को सिस्टम से रिजेक्ट कर सकता है, यानी कितना भी गर्म पिंड ले आएंगे अगर सिंक पे रखेंगे तो उसकी सारी हीट को ये रिसीव करने की क्षमता रखता है, तो इसलिए इसको कहते हैं थर्मल कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। इसकी उसमें क्षमता अनंत होती है। सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड फ्रॉम इट, इसलिए इसके द्वारा किसी भी प्रकार की ऊष्मा को रिजेक्ट किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की ऊष्मा को सिस्टम से हटाया जा सकता है, ठीक ना। इस प्रकार से यानी सिस्टम से एब्जॉर्ब किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की हीट को ये सिस्टम से एब्जॉर्ब कर लेता है, रिजेक्ट कर देता है सिस्टम की हीट को, तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रिजेक्टेड फ्रॉम इट। ये हो गया तीसरा कंपोनेंट। चौथा कंपोनेंट लेते हैं, एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग आर इंसुलेटेड स्टैंड इज प्रोवाइडेड। एक परफेक्टली, एक पूर्ण रूप से कुचालित या इंसुलेटेड, परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड इज प्रोवाइडेड, यानी एक पूर्ण रूप से कुचालित स्टैंड हम कंसीडर करते हैं। जो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्टैंड का मतलब ये है कि परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग का मतलब कि किसी भी प्रकार की ऊष्मा को वो यानी नॉन कंडक्टिंग है तो किसी भी प्रकार की ऊष्मा को रिसीव नहीं करेगा, यानी कहने का मतलब कि जो हम स्टैंड लेते हैं, स्टैंड कंसीडर करते हैं, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्टैंड इज प्रोवाइडेड, यानी पूर्ण रूप से कुचालित स्टैंड हम कंसीडर करते हैं, ठीक ना। पूर्ण रूप से कुचालित स्टैंड हम लेते हैं क्योंकि ये किसी भी यानी नॉन कंडक्टिंग इसलिए लेते हैं, यानी ये किसी भी प्रकार की हीट को या किसी भी प्रकार की हीट एनर्जी को ना तो रिसीव करेगा, ना ही किसी प्रकार की हीट एनर्जी को, कहने का मतलब सिस्टम को प्रोवाइड करेगा, यानी पूर्ण रूप से कुचालित होता है। ऊष्मा का पूर्ण रूप से कुचालित एक स्टैंड हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये चार कंपोनेंट, चार इसेंशियल कंपोनेंट्स कंसीडर करके कार्नोट्स ने एक आइडियल इंजन बनाया और हीट इंजन की मैक्सिमम इफिशियंसी को फाइंड किया या मैक्सिमम वर्क आउटपुट को फाइंड किया। इस प्रकार के कार्नोट्स ने कहा कि अगर हम किसी हीट इंजन को इन चार कंपोनेंट्स से कंसीडर करके, इन चार कंपोनेंट्स के आधार पर अगर किसी हीट इंजन को बनाएं तो उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी और उसके द्वारा जो वर्क आउटपुट होगा, जो वर्क डन हमको फाइंड होगा वो मैक्सिमम होगा। अब कार्नोट्स ने जो ये इसेंशियल कंपोनेंट्स लिए थे, इनका यूज उन्होंने कैसे किया, ठीक ना। तो कार्नोट्स ने
इनका यूज कैसे किया, यानी किस प्रकार के साइकिल ऑपरेशन में उन्होंने कंसीडर किया कि इसकी वर्क इफिशिएंसी या वर्क आउटपुट मैक्सिमम हमको फाइंड हो या इसकी इफिशिएंसी हमको मैक्सिमम फाइंड हो। तो कर्नॉट्स ने किया क्या, कर्नॉट्स ने इस प्रकार से इसकी वर्किंग को कर्नॉट्स ने एज्यूम किया एक आइडियल इंजन, इन 4 कंपोनेंट से मिला के एक आइडियल इंजन उन्होंने बनाया, एक आइडियल इंजन इन्होंने बनाया। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए कंप्लीट साइकिल, यानी आफ्टर ए कंप्लीट साइकिल के बाद हम कह सकते हैं कि द वर्किंग सब्सटेंस इज रिटर्न्स इट्स इनिशियल स्टेट और इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी जब कर्नॉट्स आइडियल इंजन एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेता है, एक साइक्लिक ऑपरेशन को पूरा कर लेता है, यानी एक पूरे चक्कर को फाइंड कर लेता है, कंप्लीट साइकिल करने के बाद वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस चला जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कर्नॉट्स एज्यूम दैट द आइडियल इंजन वर्क इन एन आइडियल साइकिल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ an ideal cycle it returns to its original state or initial state, ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं, thus Carnot assumed an ideal cycle, thus Carnot assumed an ideal cycle after completion of a cycle, the working substance returns to its original or initial state। ठीक है, यानी एक कंप्लीट साइकिल यानी कि यहाँ 10 कर्नॉट्स एज्यूम्ड, यानी कहने के इन 4 कंपोनेंट्स को कंसीडर किया, एक सिलेंडर लिया, एक सोर्स लिया, एक सिंक लिया और एक स्टैंड लिया। सिलेंडर जो वर्किंग सब्सटेंस को कंसीडर करता है, सिलेंडर को हम लेते हैं, हम आपको बताते हैं कैसे साइकिल चलेगी। सिलेंडर को कंसीडर करते हैं पहले हार्ड सोर्स पे, यानी सोर्स पे ले जाते हैं, यानी सिलेंडर हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं द सिलेंडर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम एट द सोर्स और एट द सिंक विथ द या थ्रू द, कह सकते हैं थ्रू द नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। यानी कहने का मतलब है कि जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है, द सिलेंडर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस बी शिफ्टेड फ्रॉम द सोर्स और सिंक थ्रू द इंसुलेटेड स्टैंड, यानी इंसुलेटेड स्टैंड से होके सिलेंडर हमारा सोर्स से सिंक पे या सिंक से फिर सोर्स पे या सिंक से फिर सोर्स पे, इस प्रकार से हमारा सिलेंडर जो है वर्क करता है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम सिलेंडर को क्या करते हैं, सोर्स पे ले जाते हैं। हमने कहा आपसे कि द सिलेंडर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक थ्रू इंसुलेटिंग स्टैंड, यानी कि जो सिलेंडर है वो हमारा शिफ्ट होता है, यानी उसको हम शिफ्ट करते हैं, यानी कहने का मतलब ले जाते हैं सोर्स से सिंक पे, और किसके द्वारा ले जाते हैं, थ्रू इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड के द्वारा हम सोर्स से सिंक पे या सिंक से सोर्स पे सिस्टम को ले जाते हैं। जो वर्किंग सब्सटेंस हमने यहाँ सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है, सिलेंडर एज ए वर्किंग सब्सटेंस हमने एज ए सिस्टम कंसीडर किया है जिसमें हम वर्किंग सब्सटेंस को लेते हैं। तो सिलेंडर जो हमारा होता है वो सोर्स से सिंक पे या सिंक से सोर्स पे इंसुलेटिंग स्टैंड के माध्यम से ले जाया जाता है। ध्यान से बात समझेंगे, हम सिलेंडर को कंसीडर करते हैं, सिलेंडर को सबसे पहले सोर्स पे ले जाते हैं, ठीक है, सिलेंडर को सबसे पहले सोर्स पे ले जाते हैं, सोर्स के बाद फिर हम उसको स्टैंड पे ले जाते हैं, थ्रू स्टैंड, यानी स्टैंड से होके सिंक पे जाएगा, ठीक ना। द सिलेंडर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम सोर्स टू द सिंक थ्रू इंसुलेटिंग स्टैंड, यानी इंसुलेटिंग स्टैंड से होके सोर्स से सिंक पे जाएगा। तो सबसे पहले सिलेंडर को हम सोर्स पे ले जाते हैं, सोर्स के बाद पुनः हम उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे ले जाते हैं, फिर इंसुलेटिंग स्टैंड के बाद हम उसको सिंक पे ले जाते हैं, ठीक ना। फिर हम उसको इंसुलेटिंग स्टैंड के बाद सिंक पे ले जाते हैं और पुनः सिंक के बाद हम इंसुलेटिंग स्टैंड पे ले आते हैं, और उसके बाद पुनः हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड के बाद फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा, फिर सोर्स पे पहुंच जाएगा। यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। पहले सोर्स पे आप ले गए,
सोर्स से फिर इंसुलेटिंग स्टैंड, फिर इंसुलेटिंग स्टैंड से सिंक, फिर सिंक से इंसुलेटिंग स्टैंड, फिर सोर्स पे आ गया। तो यानी कहने का मतलब जब एक कंप्लीट साइकिल कंसीडर कर लेगा, एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी, तो एक कंप्लीट साइकिल के बाद जो हमारा सिलेंडर होगा या जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, वो वर्किंग सब्सटेंस हमारा ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा, यानी अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्नोट्स ने जो इंजन कंसीडर किया, आइडियल इंजन बनाया, तो उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है एक कंप्लीट साइकिल के बाद अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। यानी जो प्रोसेस होगा वो हमारा एक एज ए साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस होगा या कैसा प्रोसेस होगा हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये जानते हैं कि कार्नोट्स का जो वर्किंग सब्सटेंस है, कार्नोट्स ने जो वर्किंग सब्सटेंस कंसीडर किया वो क्या है, वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे, इस प्रकार से स्टेप को फॉलो करके अपने इनिशियल स्टेट में वापस आता है, यानी एक कंप्लीट साइकिल वो पूर्ण करता है। ठीक ना। हम जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस में क्या कहते हैं कि कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल में वापस आ गया किसी दूसरे मार्ग से, तो हम कहते हैं वो कहने का मतलब है कि एक साइक्लिक प्रोसेस में है। ठीक ना। या हम जानते हैं कि कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में गया और फाइनल से इनिशियल में पुनः वापस आ गया और सेम स्टेट को फॉलो करते जिस प्रकार से इनिशियल से फाइनल में गया था उसी प्रकार से फाइनल से इनिशियल में वापस अगर आ जाता है तो हम कहते हैं रिवर्सिबल, यानी जो तो वो हमारी कंप्लीट साइकिल रिवर्सिबल प्रोसेस कही जाती है, रिवर्सिबल साइकिल कही जाती है। तो यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर क्या है, पहले सोर्स पे जाता है, सोर्स के बाद फिर हम स्टैंड पे ले जाते हैं, स्टैंड से फिर सिंक पे जाता है, सिंक से पुनः स्टैंड पे आके सोर्स पे आता है। यानी कहने का जिस प्रकार से सोर्स से सिंक पे जाता है उसी प्रकार से सिंक से सोर्स पे आ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वो इनिशियल से फाइनल में गया उसी प्रकार से फाइनल से इनिशियल में वापस आ रहा है। इसलिए जो हमारा प्रोसेस होगा, ये जो हमारी साइकिल होगी कैसी होगी, रिवर्सिबल साइकिल होगी। तो कार्नोट साइकिल को हम, कार्नोट साइकिल इज ए रिवर्सिबल साइकिल भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक इस प्रकार से हमने आपको बताया कि जो कार्नोट्स का इंजन है, कार्नोट्स का आइडियल इंजन, वो वर्क करेगा कैसे, एज ए सिलेंडर इज शिफ्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक थ्रू एन इंसुलेटिंग स्टैंड, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के माध्यम से वो सोर्स से सिंक पे जाता है एंड रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, और फिर उसी इंसुलेटिंग स्टैंड के माध्यम से वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दस कार्नोट्स एज्यूम्ड एन आइडियल साइकिल, एक आइडियल साइकिल कंसीडर करते हैं आफ्टर कंप्लीकेशन ऑफ ए साइकिल, यानी उस एक साइकिल, एक चक्कर के पूर्ण होने पे द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट, यानी एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने पे जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो पुनः अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है। इस प्रकार से तो अभी हम फिगर बना के आपको बाकायदा समझाते हैं, देखेंगे आप। ठीक है। हमने आपको आइडियल गैस हमने यहाँ कंसीडर किया है, यानी ये हमारा एक सिलेंडर है, सिलेंडर जिसकी दीवारें नॉन कंडक्टिंग हैं, नॉन कंडक्टिंग वाल्स कह सकते हैं आप। हमने इसकी डेफिनेशन आपको पीछे बता दिया है इसके पहले ही। ये हमारा हो गया कंडक्टिंग बॉटम होगा। ठीक है। इसकी दीवारें ये भी नॉन कंडक्टिंग है। ये पिस्टन जो हमने लिया हुआ है ये भी फ्रिक्शन लेस है और नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग पिस्टन विच इज फ्रिक्शन लेस, ये फ्रिक्शन लेस है, ऐसा हमने कंसीडर किया हुआ है, विच इज फ्रिक्शन लेस। ठीक है। ये हो गया हमारा। ठीक। जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है, आइडियल गैस इज वर्क एज ए वर्किंग सब्सटेंस, यानी आइडियल गैस हमारी जो है वर्किंग सब्सटेंस के रूप में कार्य करेगी। ठीक है। ये हमने सिलेंडर कंसीडर किया जिसकी दीवारें नॉन कंडक्टिंग है और इसका बॉटम यानी इसकी पेंदी क्या है, कंडक्टिंग है, और जो पिस्टन हमने लिया है भी नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है विच इज फ्रिक्शन लेस, जो कि फ्रिक्शन लेस है, यानी किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन यहाँ नहीं है। थोड़ा सा भी अगर प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे तो आसानी से पीछे हो जाएगा, या थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आसानी से नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी किसी भी प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होगा इसके अगेंस्ट, इसके फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए, यानी ये फ्रिक्शन लेस है, यानी इसके डेसिपेटिव फोर्सेस को रिमूव करने के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ऐसा कार्नोट्स ने कंसीडर किया था, हमने आपको पहले ही बताया। ठीक है। सोर्स ये हमारा है, सोर्स इज फिक्स्ड एट 31 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज ए हॉट बॉडी एंड फिक्स्ड एट हायर टेम्परेचर। ये हमारा सोर्स है। ये स्टैंड है,
विच इज परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्टैंड यानी विच इज परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग या परफेक्टली इंसुलेटिंग, ये एकदम पूर्ण रूप से परफेक्टली इंसुलेटिंग है, यानी किसी भी प्रकार की हीट को ये जैसे सिस्टम के किसी भी प्रकार की हीट को ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना ही ये किसी प्रकार की हीट को सप्लाई करेगा। सिंक हमारा क्या है, सिंक कीजिए कोल्ड बॉडी एंड फिक्स दैट T2 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये लोअर टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स होता है। कहीं कहीं बुक्स में आप देखेंगे T1 डिग्री सेंटीग्रेड को T1 केल्विन भी माना है, T2 केल्विन भी कंसीडर आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कार्नोट्स ने जो आइडियल इंजन एज्यूम किया, कार्नोट्स ने जो आइडियल इंजन कंसीडर किया, उन्होंने कंसीडर ये किया कि द सिलेंडर कैन बी शिफ्टेड इन 4 स्टेप्स में। हमने आपको 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स बताए थे, उन 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स के हमारे फिगर हैं। ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया, ये स्टैंड हो गया, ये सिंक हो गया। हमने चारों के डेफिनेशंस आपको बता दिए हैं कि चारों का वर्क क्या है। हमने आपको बताया कि सिलेंडर कंसीडर किया कार्नोट्स ने, जिसकी दीवारें क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, बॉटम उसका कंडक्टिंग होता है, और जो पिस्टन उसमें लगा होता है वो भी नॉन कंडक्टिंग होता है और फ्रिक्शनलेस होता है। ठीक है, और वो एक आइडियल गैस को यानी कि वो एक वर्किंग सब्सटेंस रखता है जिसको हम आइडियल गैस भी कंसीडर कर सकते हैं या एयर भी कंसीडर कर सकते हैं। हमने यहाँ के लिए आइडियल गैस कंसीडर किया हुआ है। सोर्स हमने माना कि सोर्स एक हॉट बॉडी है जो कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे या T1 केल्विन पे फिक्स होती है, और एक ये हायर टेम्परेचर पे होती है, इसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। ये किसी भी प्रकार की हीट को सिस्टम को सप्लाई कर सकता है, यानी वर्किंग सब्सटेंस को, सिलेंडर को किसी भी प्रकार की हीट को वर्किंग सब्सटेंस को सप्लाई कर सकता है, दे सकता है। ठीक, एक स्टैंड हमने कंसीडर किया, एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्टैंड इज प्रोवाइडेड। एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्टैंड हम कंसीडर करते हैं। इसी स्टैंड के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, इसी स्टैंड के माध्यम से हम सोर्स से सिंक पे सिस्टम को, वर्किंग सब्सटेंस को हम सोर्स से सिंक पे ले जाने के लिए हम इसी स्टैंड का यूज करते हैं। यानी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्किंग सब्सटेंस कंसीडर करेंगे, सोर्स पे ले जाएंगे, सोर्स के बाद फिर हम उसको स्टैंड पे ले जाएंगे, फिर स्टैंड से हम उसको सिंक पे ले जाएंगे, और जब हम उसको सोर्स से स्टैंड पे या स्टैंड से सिंक पे ले जाएंगे, देयर आर नो एनी एक्स्ट्रा वर्क, यानी हमको ना तो कोई कार्य एक्स्ट्रा का वर्क करना पड़ेगा, ना ही किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस होगा। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि द सिलेंडर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम सिंक टू सोर्स थ्रू non-insulating stand, through non-insulating stand without doing any extra work or loss of without doing any extra work or loss of energy, यानी किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होता है। विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क, किसी प्रकार का ना तो हमको एक्स्ट्रा कार्य करना है इसको सोर्स से सिंक ले जाने, सोर्स से स्टैंड पे ले जाने के लिए या स्टैंड के थ्रू। यानी कि हमने आपको कहा कि कार्नोट्स ने आपको बताया, कार्नोट्स ने जो ये चारों कंपोनेंट्स कंसीडर किए थे, उन्होंने कंसीडर ये किया कि उन्होंने माना कि द सिलेंडर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक थ्रू इंसुलेटिंग स्टैंड, यानी इस नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के द्वारा, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के द्वारा से होकर हम सोर्स से सिंक पे वर्किंग सब्सटेंस को ले जाएंगे, और विदाउट डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, यानी किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे, हमको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है कि हम सोर्स से जब स्टैंड पे ले जाएंगे या सोर्स से स्टैंड से सिंक पे जब हम सिस्टम को, वर्किंग सब्सटेंस को ले जाएंगे, तो हम ना तो कोई एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, ना ही कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करेंगे, जिसके कारण ये सोर्स से स्टैंड पे या स्टैंड से सिंक पे जाएगा। यानी हम आइडियल गैस को, यानी वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स से सिंक पे स्टैंड के थ्रू लेके जाते हैं, स्टैंड से होकर सोर्स से सिंक पे जाता है, विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क, ना तो कोई एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क और लॉस ऑफ एनर्जी, ना ही किसी प्रकार की ऊर्जा को देना पड़ता है, लेकिन ना ही किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस होता है इसको सोर्स से सिंक पे ले जाने के लिए वर्किंग स्टैंड के थ्रू। ठीक है, ऐसा हमने कंसीडर किया। तो कार्नोट्स ने एज्यूम किया, वहां से कार्नोट्स ने कंसीडर किया, कार्नोट्स एज्यूम दैट एन आइडियल गैस इज एन आइडियल इंजन, कार्नोट्स एज्यूम्ड दैट एन आइडियल इंजन वर्क्स इन एन आइडियल साइकिल। ठीक ना, कार्नोट्स ने एक आइडियल इंजन कंसीडर किया जो एक आइडियल साइकिल में वर्क करता है। आफ्टर कंप्लीकेशन ऑफ ए साइकिल, एक साइकिल के कंप्लीट होने के बाद, पीछे हमने आपको लिखाया है कि एक साइकिल के कंप्लीट होने के बाद वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। आफ्टर कंप्लीकेशन ऑफ ए साइकिल द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट और ओरिजिनल स्टेट, वापस आ जाता है ड्यू टू रिपीटेड ऑफ साइकिल, यानी कहने का मतलब साइक्लिक ऑपरेशन को हम रिपीट करके कंटिन्यूअस वर्क कैन बी डिराइव्ड, हम कंटिन्यूअस वर्क को फाइंड कर सकते हैं
यानी कहने का मतलब है कि हम एक कंप्लीट साइकिल जब कंसीडर हो जाता है, यानी कहने का मतलब कि जब वर्किंग सब्सटेंस हमारा सोर्स से सिंक से पुनः सोर्स पे वापस आता है कंप्लीट साइकिल के दौरान, जो भी यानी कि कंप्लीट साइकिल में वो यानी वर्किंग सब्सटेंस जो है वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। कार्नोट्स ने ऐसा एज्यूम किया, कार्नोट्स ने एज्यूम किया आइडियल इंजन को कि एक आइडियल साइकिल में वर्क करता है। आफ्टर कंप्लीकेशन ऑफ ए साइकिल इट्स रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट और ओरिजिनल स्टेट। वर्किंग सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट या ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। और हम कह सकते हैं इस प्रकार से आफ्टर रिपीटिंग द साइकिल, यानी साइकिल को बार बार हम रिपीट करने पे कंटिन्यूअस वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं, यानी लगातार साइकिल को रिपीट करते रहें, यानी कि सोर्स से सिंक पे, सिंक से स्टैंड पे, एक कंप्लीट साइकिल के बाद फिर हम दूसरा साइकिल कंसीडर करें, फिर हम सोर्स से सिंक, सिंक से इस तरह सोर्स आएँ, तो एक आफ्टर रिपीटेड द साइकिल द कंटिन्यूअस वर्क डन इज फाइंड, यानी कि कंटिन्यूअस वर्क डन हमको फाइंड होता रहेगा। इस प्रकार से वर्किंग हमने कंसीडर किया कि कार्नोट साइकिल जो हमारा वर्क करता है वो कैसे करता है। हमने यहाँ लिखा, हम जानते हैं कि कार्नोट साइकिल को, ये आपको हमने यहाँ लिखा है, अभी हम आपको समझाते हैं इजी वे में आप समझें कि कार्नोट साइकिल जो हमारा वर्क करता है कैसे करता है। हमने यहाँ वर्किंग में लिखा हुआ है, हमने लिखा कि द वर्किंग ऑफ आइडियल कार्नोट इंजन कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ साइकिल ऑफ ऑपरेशन डिस्क्राइब्ड बिलो। 4 ऑपरेशंस आर परफॉर्म डिस्क्राइब्ड बिलो, जो कि नीचे दिया गया है। नीचे हम आपको ये 4 ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं, यहाँ से भी आपको समझाते हैं। 4 ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस इन ईच साइकिल, यानी प्रत्येक साइकिल में हमको कितने संक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। 4 ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस इन ईच साइकिल, यानी प्रत्येक साइकिल में वर्किंग सब्सटेंस 4 ऑपरेशन से यानी 4 ऑपरेशन यानी 4 प्रोसेसेस से होके गुजरेगा, 4 ऑपरेशन से होके गुजरेगा। आगे आपने लिखा कि कितने, यानी 4 ऑपरेशन या 4 प्रक्रियाओं से गुजरेगा, या कह सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकिल ऑफ ऑपरेशन डिस्क्राइब्ड बिलो। 4 ऑपरेशंस आर, यहाँ भी कहते हैं 4 प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, या 4 प्रोसेस से होके गुजरेगा, जिसमें 2 प्रोसेस हमारे आइसोथर्मल होते हैं, 2 प्रोसेस हमारे एडियाबैटिक होते हैं। हमने लिखा 2 ऑफ दीज ऑपरेशंस आर आइसोथर्मल व्हाइल द अदर 2 आर एडियाबैटिक, यानी 2 ऑपरेशंस उसमें से आइसोथर्मल होते हैं और जो 2 और बचते हैं वो एडियाबैटिक होते हैं। द साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल, और जो ये संक्रिया का जो ऑपरेशन यानी साइकिल है, जो चक्रण है, इसी को हम कार्नोट साइकिल यानी कार्नोट चक्रण के नाम से जानते हैं। एंड इज शोन इन पीवी डायग्राम ऑफ फॉलोइंग फिगर, और जो कि पीवी डायग्राम ऑफ फॉलोइंग फिगर निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। ठीक, इसके आधार पे हमने यहाँ से लिखा कि लेट द सिलेंडर बी फिल्ड विथ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। हमने मान लिया कि जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है उसमें हम 1 मोल आइडियल गैस को कंसीडर करते हैं। इन द इनिशियल स्टेट इट्स टेम्परेचर इज T1, इनिशियल स्टेट में हमने मान लिया कि उसका टेम्परेचर T1 है, यानी इनिशियल स्टेट स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा सोर्स से स्टार्ट होगा, ठीक ना। इनिशियल स्टेट इट्स टेम्परेचर इज T1 एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम आर P1 V1 रेस्पेक्टिवली, यानी कि T1 जो इनिशियल स्टेट में उसका टेम्परेचर T1 होगा और प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 होगा। दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड ऑन पीवी डायग्राम, ये स्टेट हमारा पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये यानी कहने का मतलब वर्किंग ऑफ कार्नोट साइकिल में हमने आपको बताया, सबसे पहले एक बार हम आपको समराइज करते हैं। हमने आपको बताया कि कार्नोट ने एक आइडियल इंजन दिया मैक्सिमम वर्क आउटपुट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। उन्होंने 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स कंसीडर किए, सिलेंडर, सोर्स, स्टैंड और सिंक को 4 इसेंशियल कंपोनेंट्स माने। चारों की कंडीशन में क्या है, सिलेंडर जो उन्होंने लिया नॉन कंडक्टिंग वाल्व्स के साथ, कंडक्टिंग बॉटम के साथ लिया, यानी कि जो उसकी दीवारें होंगी नॉन कंडक्टिंग होगी, बॉटम उसका कंडक्टिंग होगा। नॉन कंडक्टिंग दीवारें क्यों होंगी, हमने आपको बताया कि नॉन कंडक्टिंग रहेगी तो किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा सराउंडिंग के साथ एनर्जी का, या और बॉटम को कंडक्टिंग इसलिए लिया कि जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो हमारा बॉटम से सप्लाई होगा। तो जब सोर्स पे हम उसको यानी सिलेंडर को सोर्स पे रखेंगे तो हीट बाहर, यानी कि जो एनर्जी है वो बाहर आ सकती है इसी बॉटम के माध्यम से, लेकिन नीचे सोर्स होगा, एनर्जी बाहर नहीं आएगी, सोर्स एनर्जी सप्लाई करती रहेगी। तो इस प्रकार से जो एनर्जी होगी सिस्टम की, जो हीट एनर्जी होगी, किसी प्रकार से लॉस नहीं होगी। जो भी एनर्जी होगी कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब यहाँ से लॉस नहीं होगी, ठीक। फिर यहाँ से जब उसको हम सिंक पे ले जाएंगे तो पहले स्टैंड इसलिए प्रोवाइड करते हैं, स्टैंड इसलिए लगाते हैं कि जब स्टैंड रहेगा तो सोर्स से स्टैंड पे जाएगा, तो स्टैंड क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, तो जो हीट एनर्जी यहाँ से कम बॉटम से, सिलेंडर के बॉटम से एनर्जी यहाँ से सराउंडिंग में सप्लाई हो सकती है, उसके नीचे जब स्टैंड आ जाएगा तो स्टैंड कैसा है, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, यानी पूर्ण रूप से कुचालित है, तो किसी प्रकार की हीट को लेगा नहीं, यानी जो हीट एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी सराउंडिंग में किसी प्रकार की एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, तो कांस्टेंट हो जाएगी हीट एनर्जी। फिर जब हम स्टैंड से उसको सिंक पे ले जाएंगे तो सिंक पे ले जाएंगे तो नीचे सिंक आ जाएगा, तो सिंक आएगा तो जो भी एनर्जी उसकी निकलेगी वो सिंक में जाएगी,
सिंक उसकी एनर्जी को रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ से हमको क्लियरली ये कंसीडर हो जाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ हीट यहाँ हम सिस्टम को देते हैं और यहाँ तो किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होगा। यहाँ जाएगा तो कितनी एनर्जी यहाँ सिंक में जाती है, सब हमको डिराइव्ड रहेगी, तो हमको ये क्लियर होता रहेगा कि कितनी एनर्जी सिस्टम ने हमारे लिया, कितना उसका वर्क डन हमको फाइंड हुआ। और पूरी चारों संक्रियाओं में जब इन चारों संक्रियाओं से सिस्टम हमारा गुजरेगा, यानी कि हमने आपको बताया कि जो वर्किंग होगी आइडियल कार्नोट्स इंजन की, वो कैन बी इजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ साइकिल ऑफ ऑपरेशन डिस्क्राइब बिलो, जो कि निम्नलिखित दिया गया है और 4 ऑपरेशन से होकर गुजरेगा। यानी कि जो कार्नोट्स इंजन की वर्किंग है वो हम इस प्रकार से बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं इन 4 ऑपरेशंस के द्वारा, क्योंकि वर्किंग हमने कहा कि विद द हेल्प ऑफ साइकिल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि साइक्लिक ऑपरेशन के आधार पे हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। और ये साइकिल ऑफ ऑपरेशन जो होगा वो 4 संक्रियाओं 4 ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस 4 ऑपरेशन से होकर गुजरेगा। उन 4 ऑपरेशंस को हमने आपको बारी बारी से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के ऑपरेशन से, किस प्रकार के प्रोसेसर से वर्किंग सब्सटेंस हमारा गुजरेगा। एक सिंपल वे में हमने आपको दिखाया कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होगा कार्नोट्स आइडियल इंजन में, वो 4 ऑपरेशन से गुजरेगा, जिनमें से 2 हमारे आइसोथर्मल होंगे, 2 हमारे एडियाबैटिक होंगे। क्यों आइसोथर्मल होंगे, क्यों एडियाबैटिक होंगे, आगे हम आपको बताएंगे। और जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ये सारी चीज़ें हमारा जो साइक्लिक ऑपरेशन है वो पीवी डायग्राम में फॉलोइंग फिगर यानी इस चित्र में दिखाया गया है। जो चित्र यहाँ हमने आपको बना के दिखाया है ABCD का, इस चित्र के आधार पे उस साइक्लिक ऑपरेशन को हम समझ सकते हैं। तो वर्किंग सब्सटेंस हमारा किस प्रकार से वर्क करता है कार्नोट्स आइडियल इंजन में, वो हम आपको समझाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अभी हमने आपको बताया कि सोर्स से सिंक पे या स्टैंड पे किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं होता। सोर्स उन्होंने जो लिया 4 कंपोनेंट्स हम आपको बता रहे, सोर्स में उन्होंने सोर्स का भी डेफिनेशन, स्टैंड और सिंक का डेफिनेशन हमने आपको क्लियर किया। ठीक है, अब यहाँ ऑपरेशन हम समझते हैं। हमने यहाँ कंसीडर किया लेट द सिलेंडर बी फिल्ड विद द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन द इनिशियल स्टेट, इट्स टेम्परेचर इज T1 एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम और P1 V1 रेस्पेक्टिवली, दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड ऑन पीवी डायग्राम। और ये स्टेट हमारा पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट है, जिसको हम A के रूप में, दिस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड ऑन पीवी डायग्राम एज पॉइंट A, ऐसा हम लिख सकते हैं जे एज पॉइंट A के रूप में पीवी डायग्राम में ये स्टेट हमारा रिप्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, चारों संक्रियाओं को हम आपको इजी वे में समझाते हैं और चारों संक्रियाओं में हम 2 ऑपरेशंस को आइसोथर्मल क्यों कंसीडर करते हैं, 2 ऑपरेशंस को हम एडियाबैटिक क्यों लेते हैं, इन चारों संक्रियाओं को हम आपको बताते हैं। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी जो हम कार्नोट्स आइडियल इंजन है वो 4 ऑपरेशन से होकर गुजरता है, जिसमें 2 आइसोथर्मल होते हैं, 2 एडियाबैटिक होते हैं, 2 ऑपरेशन एडियाबैटिक होते हैं। और इन्हीं 4 ऑपरेशंस को हम द साइकिल ऑफ ऑपरेशंस इस कॉल्ड, इन्हीं ऑपरेशन यानी कि जो संक्रियाएं हैं, इन्हीं के जो साइकिल है, इन्हीं का जो चक्रण है, इसी को हम कार्नोट साइकिल जानते हैं, इसी को हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। तो हमने यहाँ आपको लिखाया है कि द साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड द कार्नोट साइकिल एंड इज शोन इन पीवी डायग्राम ऑफ फॉलोइंग फिगर। ये पीवी डायग्राम जो निम्नलिखित चित्र में दिया गया है, यही हमारा साइक्लिक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यही कार्नोट साइकिल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने आपको वर्किंग में लिखाया उसके कि वर्किंग में हम जो कार्नोट आइडियल इंजन है वो एक साइक्लिक ऑपरेशन से होकर गुजरता है, जो कि 4 ऑपरेशन से मिलकर जो साइकिल है, कार्नोट साइकिल है, वो 4 ऑपरेशन से मिलकर बनता है, जिसमें उसके 2 ऑपरेशन आइसोथर्मल होते हैं, 2 एडियाबैटिक होते हैं। ठीक है, और हमने उसमें माना भी कि हम मानते हैं, लेट हमने कंसीडर किया कि 1 मोल आइडियल गैस कंसीडर करते हैं और इसका इनिशियल स्टेट हम मानते हैं कि इसका टेम्परेचर इन इनिशियल स्टेट T1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, T1 होता है। इसके टेम्परेचर को हमने T1 कंसीडर किया है। इसके बाद हमने कंसीडर ये किया कि इसका इनिशियल स्टेट में इसका टेम्परेचर T1, प्रेशर और वॉल्यूम इसका P1 और V1 होता है, जो कि इंडिकेटर डायग्राम पीवी डायग्राम में हमको रिप्रेजेंट है। पीवी डायग्राम में हम पॉइंट A के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। पीवी डायग्राम में पॉइंट A के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। पॉइंट A पे जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस यानी आइडियल गैस है, उसका टेम्परेचर T1, प्रेशर और वॉल्यूम P1 और V1 होता है इन इनिशियल स्टेट। तो जो 4 ऑपरेशन उसके होते हैं, उसमें हमने बताया आपको कि 2 ऑपरेशन, उसमें बताया गया कि 2 ऑपरेशन आइसोथर्मल होते हैं, 2 एडियाबैटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑपरेशन की जब हम बात करेंगे, यानी पहली संक्रिया हम कंसीडर करेंगे वर्किंग ऑफ कार्नोट आइडियल इंजन में। जब पहली संक्रिया से हम गुजरेंगे, पहले प्रोसेस में हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस द सिलेंडर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस एज एन आइडियल गैस ऑन द सोर्स एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हम आइडियल गैस से रिलेटेड, आइडियल गैस
से भरा हुआ जो वर्किंग सब्सटेंस है यानी कि सिलेंडर है, उसको हम कहाँ लेते हैं, पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन में, फर्स्ट प्रक्रिया में उसको सोर्स पे प्लेस करते हैं। ध्यान से बात समझिएगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों बोलते हैं इसको, ये चीज आपको समझनी है। हम वर्किंग सब्सटेंस को यानी सिलेंडर को सोर्स पे फिक्स यानी सोर्स पे ले आके प्लेस करते हैं। जब हम इसको सोर्स पे रखते हैं तो और उसके बाद हम धीरे धीरे, ध्यान से बात समझिएगा, हम इसको सोर्स पे रखते हैं। सोर्स का टेम्परेचर हमने आपको बताया T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 केल्विन हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक ना। सोर्स पे हम रखते हैं। सोर्स पे रखने के बाद जब हम सिलेंडर को सोर्स पे ले आके यानी कि सिलेंडर को कंसीडर करेंगे, ले आके हम इसको सोर्स पे रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस द सिलेंडर कंटेनिंग आइडियल गैस ऑन द सोर्स पे जब हम रखेंगे, सोर्स पे रखेंगे और उसके बाद इसके प्रेशर को, ध्यान से बात समझिएगा, हम जानते हैं इसकी दीवारें क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, यानी किसी भी प्रकार की एनर्जी को न तो ये अंदर से बाहर करेंगी दीवारों के माध्यम से, ना दीवार के माध्यम से बाहर से यानी सराउंडिंग से एनर्जी को अंदर ले आएंगे। इतना हम जानते हैं। हम पिस्टन को स्लोअली रिमूव करते हैं, यानी पिस्टन के प्रेशर को स्लोअली डिक्रीज करते हैं इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में। हमने आपको बताया है पीछे के वीडियो में, क्वासी स्टैटिक में कि हम बहुत ही स्लोअली प्रेशर को रिमूव करते हैं। यानी प्रेशर को अगर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो हम प्रेशर को बहुत ही स्लोअली रिमूव करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट प्रोसेस में हम प्रेशर को स्लोअली डिक्रीज करेंगे। प्रेशर को स्लोअली कहने का मतलब घटाएंगे। जब प्रेशर घटाएंगे तो गैस, जब प्रेशर कम होगा, स्लोअली यानी बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही थोड़ा सा प्रेशर को घटाएंगे। जब प्रेशर को घटाएंगे तो हम जानते हैं गैस क्या होती है, एक्सपैंडिंग नेचर की होती है, यानी गैस हमेशा एक्सपांड होना चाहती है, हमेशा प्रसारित होना चाहती है। जैसे ही प्रेशर को स्लोअली आप डिक्रीज करेंगे, गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी। और जब गैस एक्सपैंड होगी तो हम जानते हैं जब गैस एक्सपैंड होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर होंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर होंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी उनकी कम होगी, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनकी हीट एनर्जी कम होगी, और हीट कंटेंट जब कम होगा तो गैस का टेम्परेचर फॉल यानी डिक्रीज करेगा, ठीक ना। गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ध्यान से बात समझने की है, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसके बॉटम, यानी कि बॉटम उसका क्या है, कंडक्टिंग है, और रखा कहाँ गया है, सोर्स पे। तो सोर्स पे कंडक्टिंग बॉटम क्या करेगा, हीट एनर्जी को लेगा। कितना, नेसेसरी हीट कहने का मतलब जितनी हीट की आवश्यकता होगी उसको, यानी जैसे ही हम प्रेशर को स्लोअली डिक्रीज करेंगे, गैस एक्सपैंड करेगी, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो जितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जितना हीट कंटेंट उसका कम होगा, वो हीट एनर्जी सोर्स के माध्यम से सिस्टम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वो हीट एनर्जी को सिस्टम सोर्स से कंसीडर करेगा। तो सोर्स क्या करेगा, जितना टेम्परेचर इसका डिक्रीज करेगा उतना टेम्परेचर, उतना हीट कंटेंट, जितना हीट कंटेंट इसका कम होगा उतना हीट कंटेंट इसको सोर्स के माध्यम से, सोर्स के द्वारा नेसेसरी हीट कंटेंट, नेसेसरी टेम्परेचर, नेसेसरी हीट इसको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके कारण इसका टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट बना रहेगा, और गैस हमारी क्या होगी, आइसोथर्मली एक्सपैंड करेगी एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, T1 टेम्परेचर पे गैस हमारी एक्सपैंड होगी, स्लोअली एक्सपैंड होगी। क्योंकि जब हम प्रेशर को स्लोअली, ध्यान से बात समझिएगा, पहले हम ले आके सोर्स, गैस को कहाँ रखेंगे, वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स पे रखेंगे, फिर पिस्टन के प्रेशर को रिमूव करेंगे, यानी पिस्टन के प्रेशर को स्लोअली डिक्रीज करेंगे, थोड़ा उसके प्रेशर को थोड़ा डिक्रीज करेंगे। जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, जब तक गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आएगी फिर प्रेशर हम डिक्रीज नहीं करेंगे, तब तक हम प्रेशर नहीं, यानी थोड़ा स्लोअली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी। जब गैस एक्सपैंड होगी तो उसका टेम्परेचर यानी उसका हीट कंटेंट क्या होगा, कम होगा, यानी टेम्परेचर फॉल होगा, यानी टेम्परेचर कम होगा। तो जो यहाँ सोर्स है, जो यहाँ सोर्स अप्लाई किया हुआ है, जिस सोर्स है, सोर्स पे हमने वर्किंग सब्सटेंस को रखा है, तो जो हीट कंटेंट यहाँ कम होगा, जो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वो हीट कंटेंट सोर्स के माध्यम से नेसेसरी हीट कंटेंट सप्लाई किया जाएगा। किसको, वर्किंग सब्सटेंस को उतना हीट कंटेंट सप्लाई कर दिया जाएगा। तो वर्किंग सब्सटेंस का जो हीट कंटेंट कम हुआ रहेगा गैस के एक्सपैंड करने के दौरान, वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, और गैस का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस का टेम्परेचर यानी वर्किंग सब्सटेंस जो होगी हमारी, वो T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और गैस हमारी आइसोथर्मली एक्सपैंड करेगी। बात समझ में आई, यानी गैस एक्सपैंड करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। उस टेम्परेचर जो डिक्रीज करता है, जो हीट कंटेंट कम होगा, वो कहाँ से कंप्लीट होगा, वो इस सोर्स से कंप्लीट होगा। सोर्स उतना नेसेसरी हीट कंटेंट
सिस्टम को सप्लाई करेगा और सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना रहेगा और सिस्टम क्या होगा, आइसोथर्मली एक्सपैंड करेगा। और सिस्टम का जब सिस्टम यानी वर्किंग सब्सटेंस एक्सपैंड करेगी तो इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 था और वर्किंग सब्सटेंस हमारा तब तक एक्सपैंड करता रहेगा जब तक उसका प्रेशर वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि P2 V2 हो जाता है। एक्सपैंड करता है गैस का वर्किंग सब्सटेंस का प्रेशर वॉल्यूम बदल के P2 V2 हो जाता है और टेम्परेचर हमारा T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स होता है, क्योंकि जितना गैस एक्सपैंड करती है टेम्परेचर जितना डिक्रीज करता है वो इस सोर्स के माध्यम से कंप्लीट हो जाता है। इस सोर्स के माध्यम से उतना हीट कंटेंट कंप्लीट हो जाता है और गैस का टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंटली T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना होता है और गैस हमारी आइसोथर्मली एक्सपैंड करती है एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी T1 टेम्परेचर पे गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड करती है P1 से, उसका प्रेशर डिक्रीज करके P2 हो जाता है। क्योंकि हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो ग्राफ हमारा प्रेशर को डिक्रीज करता हुआ हमको दिखाएगा। प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज होगा और जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, वॉल्यूम एक्सपैंड होगा तो गैस देखिए प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है, वॉल्यूम एक्सपैंड करता है और गैस हमारा क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस हमारा A से B पे पहुंच जाता है। ठीक है, A से B पे पहुंच जाता है, यानी प्रेशर डिक्रीज करके P1 से P2, वॉल्यूम इंक्रीज करके V1 से V2 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आइसोथर्मली गैस हमारी एक्सपैंड होगी और जब गैस एक्सपैंड होगी तो उसका वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जाएगा, V1 से बढ़ के V2 हो गया और सिस्टम हमारा A से B पे ट्रांसफर हो जाता है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमने आपको बताया कि जितना हीट कंटेंट हमारा कम होगा उतना ये सोर्स हमारा सप्लाई करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर हम वर्किंग सब्सटेंस को हमको सिंक पे ले जाना है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि वर्किंग सब्सटेंस को जब हम सिंक पे ले जाएंगे तो पहले हम कहाँ ले जाएंगे, स्टैंड से होके जाएगा। तो वर्किंग सब्सटेंस को सोर्स से उठाते हैं, स्टैंड पे ले जाते हैं। लेट अस प्लेस द वर्किंग सब्सटेंस, लेट अस प्लेस द सिलेंडर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस ऑन द स्टैंड। जब स्टैंड पे हम वर्किंग सब्सटेंस को ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, गैस को यानी वर्किंग सब्सटेंस को जब हम स्टैंड पे ले जाएंगे, स्टैंड पे जब हम कंसीडर करेंगे, स्टैंड पे ले जाएंगे तो वर्किंग सब्सटेंस, अब पुनः हम स्टैंड पे ले जाएंगे तो फिर हम इसके प्रेशर को स्लोअली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, एक बात और बताना आपको भूल गए, आइसोथर्मल प्रोसेस में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइसोथर्मल में जब एक्सपेंशन होगा तो क्वासी स्टैटिकली होगा, स्लोअली। तो गैस क्या होगी, एवरी स्टेट जब जब हम उसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करेगा, यानी कि एक इक्विलिब्रियम इंटरमीडिएट स्टेट्स जो होंगे इनिशियल टू फाइनल उसके, यानी A से B के बीच के जितने इक्विलिब्रियम स्टेट्स होंगे, जितनी बार हमने प्रेशर, जो भी हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, स्लोअली डिक्रीज करेंगे, तो जो भी इसके इंटरमीडिएट स्टेट होंगे वो इक्विलिब्रियम स्टेट होंगे। इसलिए A से B के दौरान जो साइकिल, जो प्रोसेस होगा हमारा वो रिवर्सिबल होगा। जो साइकिल होगी A से B के दौरान, A से B जब गैस हमारा जाएगा तो साइकिल कैसी होगी, रिवर्सिबल साइकिल होगी। क्योंकि हम जानते हैं इन द रिवर्सिबल प्रोसेस द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन इनिशियल टू फाइनल स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो वैसा ही स्टेट हमको यहाँ भी फाइंड होगा, इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमने आपको बताया स्लोअली स्टेट को हम स्लोअली प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो स्टेट हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, फिर थोड़ा डिक्रीज करेंगे। इस प्रकार के एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित वैल्यू में हम प्रेशर को डिक्रीज करते जाएंगे और वैसे वैसे वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा, सिस्टम हमारा A से B पे जाएगा और आइसोथर्मली एक्सपैंड होगा। अब हम जब स्टैंड पे ले जाएंगे, ध्यान से बात समझिएगा, जब हम स्टैंड पे ले जाएंगे तो स्टैंड पे फिर हम इसके प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो गैस हमारी क्या होगी, एक्सपैंड होगी। स्लोअली प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, ऐसा नहीं कि अचानक प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। स्लोअली प्रेशर को क्वासी स्टैटिकली डिक्रीज करेंगे। जब क्वासी स्टैटिकली धीरे धीरे हम प्रेशर को एक स्मॉल स्लाइस में, छोटे छोटे अमाउंट में, स्मॉल प्रोसेसेस में प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे स्मॉल अमाउंट में, तो थोड़ा प्रेशर जब इसका डिक्रीज करेंगे गैस हमारी एक्सपैंड होगी। अब यहाँ देखिए स्टैंड पे क्या है, ना तो किसी प्रकार की जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है उसकी दीवारें क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, पिस्टन क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। तो यहाँ से एनर्जी बाहर जाएगी नहीं, और एनर्जी बाहर आ सकती है कहाँ से, उसके बॉटम से। लेकिन बॉटम के नीचे क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड लगा हुआ है, तो बॉटम से एनर्जी स्टैंड में, क्योंकि स्टैंड हमारा परफेक्टली इंसुलेटेड है तो ये किसी भी प्रकार की एनर्जी को रिसीव नहीं करेगा। तो गैस की हीट एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। गैस की हीट एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के द्वारा, यानी वर्किंग सब्सटेंस यानी सिलेंडर के द्वारा किसी भी प्रकार की हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं की जा सकती है सराउंडिंग के साथ। ना तो एनर्जी को सराउंडिंग से ले सकता है, क्योंकि परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड है, न तो ये किसी प्रकार की ऊर्जा को देगा, न ही किसी प्रकार की ऊर्जा को लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो वर्किंग सब्सटेंस हमारा होगा वो कैसे, किस प्रोसेस में हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा। अब यहाँ जब हम प्रेशर को रिमूव करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे,
गैस हमारी एक्सपैंड करेगी, तो यहाँ किसी भी प्रकार की हीट एनर्जी हम सप्लाई नहीं करते हैं, तो गैस हमारी क्या होगी, एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी। और जब गैस हमारी एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी, बात समझिएगा, एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी, तो गैस जब एक्सपैंड होगी तो किसी प्रकार की एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो हमने कहा कि जब गैस एक्सपैंड होती है तो उसकी हीट एनर्जी यानी उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उसका हीट कंटेंट कम होगा, हीट एनर्जी कम होगी। हीट कंटेंट कम होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो यहाँ कोई हीट सोर्स है नहीं कि टेम्परेचर को ओवरकम करेगा, यानी रीबैक करेगा। कहने का मतलब टेम्परेचर के डिक्रीशन को कम करेगा, यानी कहने का मतलब कंप्लीट करेगा, टेम्परेचर के लॉस को कम करेगा, ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि स्टैंड से हम किसी प्रकार की एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो गैस का हीट कंटेंट यानी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि गैस जो एक्सपैंड होगी ड्यू टू इट्स इंटरनल एनर्जी, अपने इंटरनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट के कारण, अपनी आंतरिक ऊर्जा के खर्च से गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी, प्रसारित होगी, जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे स्लोली। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ किसी प्रकार की एनर्जी हम सप्लाई नहीं करते सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो इसलिए प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक होगा और एक्सपेंशन हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सप्लाई नहीं की जाती है। अब यहाँ ध्यान से बात समझिएगा, तो यहाँ जो वॉल्यूम एक्सपैंड, वॉल्यूम तो हमारा गैस एक्सपैंड होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक ना। लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, जब वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, गैस एक्सपैंड करेगी, टेम्परेचर उसका डिक्रीज करेगा, और तब तक गैस एक्सपैंड करती रहेगी जब तक उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके T2 केल्विन के बराबर न हो जाए। तो गैस देखिए हमारा इस प्रकार से डिक्रीज करता जाता है और तब तक डिक्रीज करता रहता है जब तक उसका टेम्परेचर T2 केल्विन नहीं हो जाता। हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रेशर हमारा, देखिए प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है, उसी अमाउंट में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम इस प्रकार से हमारा इंक्रीज करेगा, गैस एक्सपैंड होगी एडियाबैटिकली और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। गैस का टेम्परेचर T1 से डिक्रीज करके कब तक गैस एक्सपैंड होती रहेगी, जब तक उसका टेम्परेचर T2 केल्विन के इक्विवेलेंट नहीं होगा, तब तक गैस हमारी एक्सपैंड करती रहती है। और गैस हमारा यानी गैस का प्रेशर हमारा P2 से डिक्रीज करके P3 हो जाता है, वॉल्यूम V2 से बढ़ के V3 हो जाता है, उसका टेम्परेचर T1 से घट के T2 हो जाता है T2 केल्विन पे। इस प्रकार से हमारा जो ये फिगर है ये इस प्रकार से T2 केल्विन पे आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ गैस हमारी B से C पे आ जाती है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को, इस प्रकार के यानी कि जब गैस हमारी B से C पे आती है तो इस एक्सपेंशन को हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि गैस हमारी यहाँ एक्सपेंड करती है विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी विद द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग से किसी प्रकार की एनर्जी को लेती नहीं है, न ही किसी प्रकार की एनर्जी को रिमूव करती है सराउंडिंग को। इसलिए ये प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक होता है और यहाँ एक्सपेंशन, इसलिए यहाँ का एक्सपेंशन हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंसीडर करेंगे। हमने आपको बताया कि इसमें जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, जैसे गैस हमारी एक्सपैंड होगी टेम्परेचर डिक्रीज करता रहेगा और गैस एक्सपैंड होती जाएगी। इस प्रकार से गैस का टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करते हुए T2 केल्विन तक गैस तब तक एक्सपैंड होती है जब तक उसका टेम्परेचर T2 केल्विन के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता है। ऐसा हम कंसीडर करते हैं इन द सेकंड ऑपरेशन। अब इसके बाद हम थर्ड ऑपरेशन में आते हैं। थर्ड ऑपरेशन में हमने कहा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। क्यों आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन कहते हैं? अब यहाँ हम वर्किंग सब्सटेंस को, आइडियल गैस को, यानी जो वर्किंग सब्सटेंस है हमारा यानी सिलेंडर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस, अब उसको स्टैंड से कहाँ ले जाएंगे? सिंक पे ले जाएंगे, ठीक है, सिंक पे ले जाएंगे। अब जब हम वर्किंग सब्सटेंस को सिंक पे ले जाएंगे तो सिंक पे जब वर्किंग सब्सटेंस को ले जाएंगे तो अब क्या करेंगे? प्रेशर को इंक्रीज करेंगे स्लोअली अमाउंट में। जिस प्रकार से प्रेशर को स्लोअली डिक्रीज किया था उसी प्रकार से प्रेशर को, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्वासी स्टैटिकली प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, इसलिए प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब हम सिंक पे ले जाएंगे, सिंक पे ले जाएंगे तो प्रेशर को स्लोअली अमाउंट में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। जब हम गैस के प्रेशर को स्लोअली क्वासी स्टैटिकली यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, फिर गैस हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में फिर इंक्रीज करेंगे, फिर गैस हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आएगी तब तक हम प्रेशर को इंक्रीज नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। जब हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे? समीप आएंगे, उनकी इंटरनल काइनेटिक, उनके बीच की टक्करों की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जब उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हीट कंटेंट बढ़ेगा और गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बात समझिएगा, ठीक ना। गैस का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो गैस का जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ध्यान से बात समझिए, गैस का जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जितना हीट कंटेंट उसका इंक्रीज होगा। हीट कंटेंट जो होती है वही हीट कंटेंट को ही हम टेम्परेचर कहते हैं।
ठीक ना। तो हीट कंटेंट, जितना गैस का हीट कंटेंट यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वो टेम्परेचर कहाँ होगा, जितना टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा। सिंक क्या है, एक लोअर टेम्परेचर सोर्स है, एक लोअर टेम्परेचर बॉडी है यानी कि कोल्ड बॉडी है। तो जितना इसका टेम्परेचर हीट कंटेंट बढ़ता जाएगा, वो कंडक्टिंग बॉटम के साथ वो कहाँ जाएगा, सिंक में एब्जॉर्ब होता जाएगा, सिंक के द्वारा उसको रिजेक्ट किया जाएगा। यानी जितना गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उतना टेम्परेचर सिंक क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, T2 केल्विन पे। गैस हमारी किस टेम्परेचर पे है इस समय, T2 केल्विन पे है। तो गैस का टेम्परेचर T2 केल्विन बना रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। हमने यहाँ आपको एडियाबैटिक में बताया कि गैस जब एक्सपैंड करेगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और गैस तब तक एक्सपैंड करती रहेगी जब तक उसका टेम्परेचर T2 केल्विन के बराबर नहीं हो जाता। जब T2 केल्विन पे होगा, अब यहाँ जब गैस को कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जब गैस का टेम्परेचर जो इंक्रीज करेगा, जितना हीट कंटेंट उसका इंक्रीज करेगा, वो हीट कंटेंट कहाँ सप्लाई हो जाएगा, वही वो हीट कंटेंट सिंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि सिंक इज ए कोल्ड बॉडी एंड फिक्स्ड एट लोअर टेम्परेचर, निम्न ताप पे है। तो जितना टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, वो टेम्परेचर क्या होगा, सिंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जितना हीट कंटेंट इसका बढ़ेगा, उतना हीट कंटेंट ये सिंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका टेम्परेचर T2 केल्विन बना रहेगा, और गैस हमारी कॉम्प्रेस्ड होगी, यानी गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो गैस का प्रेशर बढ़ के P3 से P4 हो जाएगा, और वॉल्यूम घट के V3 से V4 हो जाएगा, और गैस T2 टेम्परेचर पे कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी। तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा, T2 केल्विन बना रहेगा, ना उससे कम होगा ना ज़्यादा। तो फिक्स्ड टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। अब यहाँ गैस कॉम्प्रेस्ड हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन कहेंगे। ठीक। अब हम आते हैं सिंक से, पुनः हम गैस को उठाते हैं। ध्यान से बात समझिएगा। अब हमारी गैस क्या है, C से D पे आ गई, यानी प्रेशर उसका डिक्रीज करके, प्रेशर इंक्रीज करके P3 से P4 हो जाता है, P3 से P4 हो जाता है, और वॉल्यूम डिक्रीज करके V3 से V4 हो जाती है, और गैस हमारा C से D पे आ जाता है। टेम्परेचर उसका कहाँ कितना है, T2 केल्विन ही बना रहेगा। टेम्परेचर T2 केल्विन होता है, इसलिए आइसोथर्मल कंप्रेशन कहेंगे, क्योंकि गैस का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। गैस पे हमने प्रेशर को स्लोली क्वासी स्टैटिकली इंक्रीज किया है, तो क्वासी स्टैटिकली इंक्रीज करते हैं, इसलिए प्रोसेस हमारा कैसा रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा। फोर्थ ऑपरेशन में हम आते हैं, पुनः हम सिंक से इसको सोर्स पे। हमने कहा कि पूरे कंप्लीट साइकिल के बाद वर्किंग सब्सटेंस अपने इनिशियल स्टेट में वापस हो जाता है। तो इनिशियल स्टेट में वापस लाने के लिए हमको इसको सोर्स पे पहुंचाना पड़ेगा। तो सोर्स तक ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः इसको स्टैंड पे ले आएंगे। जब स्टैंड पे हम ले आएंगे, ध्यान से बात समझिएगा, जब हम इसको स्टैंड पे ले आएंगे और पुनः प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, बात समझिए। अब यहाँ से हम इसको पुनः स्टैंड पे ले आएंगे और प्रेशर को जब इंक्रीज करेंगे, स्लोली क्वासी स्टैटिकली स्मॉल अमाउंट में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उनका हीट कंटेंट इंक्रीज करेगा। हीट कंटेंट इंक्रीज करेगा तो इसके कारण उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो गैस का टेम्परेचर यहाँ स्टैंड पे जब आएगा, क्योंकि स्टैंड क्या है, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, किसी प्रकार की हीट एनर्जी को ना तो सिस्टम को सप्लाई करेगा, ना हीट एनर्जी को रिजेक्ट करेगा। समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ना तो गैस को ये गर्म करेगा, ना तो ही गैस को ठंडा करेगा, यानी जो गैस का हीट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ जब इसके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस कंप्रेस्ड होगी। जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो उसका हीट कंटेंट बढ़ेगा। अब यहाँ पे हमने कंप्रेस किया था, हीट कंटेंट बढ़ा, जो टेम्परेचर इंक्रीज करा तो सिंक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल हो गया, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, जितना इंक्रीज किया उतना सिंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया, इसलिए इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम स्टैंड पे ले आएंगे, जब स्टैंड पे ले आएंगे तो फिर गैस को हम कंप्रेस करेंगे। गैस को कंप्रेस करेंगे, उसका टेम्परेचर हीट कंटेंट इंक्रीज होगा। हीट कंटेंट इंक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, बात समझिएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर को रिमूव करने के लिए कोई और नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टैंड हमने परफेक्टली इंसुलेटिंग लिया है, तो किसी प्रकार के हीट कंटेंट को ये रिमूव नहीं कर सकता। इसलिए उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, और गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, गैस कॉम्प्रेस्ड होगी, उसका वॉल्यूम भी घटता जाएगा, वो घटता जाएगा, और टेम्परेचर गैस का इंक्रीज करता रहेगा। तब तक गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जब तक उसका टेम्परेचर T2 से बढ़ के T1 केल्विन के बराबर ना हो जाए। जब उसका टेम्परेचर T2 से बढ़ के T1 हो जाएगा तो गैस हमारी D से बदल के D से कहाँ चली जाएगी, A पे आ जाएगी। गैस हमारी D से अपने इनिशियल स्टेट A में वापस आ जाएगी, उसका टेम्परेचर T1 केल्विन हो जाएगा, और वॉल्यूम V4 से बढ़ के V4 से घट के V1 हो जाएगा, और प्रेशर P4 से बढ़ के
P1 हो जाएगा। इस प्रकार से गैस हमारी 4 संक्रियाओं को, और ये प्रोसेस कैसा है, क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्रेस्ड करते हैं, यहाँ किसी प्रकार की हीट एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सप्लाई नहीं होती है, इसलिए प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबैटिक होगा। गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन कहेंगे। इस प्रकार से 4 संक्रियाएं हमारी होती हैं, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक। 2 आइसोथर्मल, 1 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब ये जो पूरी कंप्लीट साइकिल अगर हम कंसीडर करें तो गैस हमारा जो होता है वो आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली एक्सपैंड होता है, फिर आइसोथर्मली एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड होता है और अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। यानी कहने का मतलब है गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के माध्यम से इनिशियल से फाइनल पहुंचता है। अब इसी को हमने रिवर्स कर दिया और गैस हमारी आइसोथर्मल कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन के माध्यम से फाइनल स्टेट में फाइनल से इनिशियल स्टेट में वापस हो जाती है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमारा कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और ये कंप्लीट साइकिल जो कार्नोट साइकिल है ये रिवर्सिबल साइकिल कही जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कहीं कहीं हम कहते हैं कार्नोट साइकिल भी बोलते हैं या कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल भी बोलते हैं। यानी रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन से इनिशियल से फाइनल जाता है और आइसोथर्मल कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन से फाइनल से इनिशियल वापस आ जाता है। जिस प्रकार से इनिशियल से फाइनल गया था उसी प्रकार से उसको कंडीशन को रिवर्स करने पे वो पुनः फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है और गैस हमारी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर लेती है। इस प्रकार से जो साइकिल होता है उसको हम कार्नोट साइकिल या कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक इस प्रकार से गैस हमारी फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में वापस आ जाती है और इन 4 संक्रियाओं से होकर गैस गुजरती है। और इन चारों संक्रियाओं में जब हमारा सिस्टम यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होगा तो ए से बी पे जब सिस्टम जाएगा वॉल्यूम उसका V1 से V2 इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने पे जो हमको वर्क डन फाइंड होगा, ठीक है ना, जो वर्क डन हमको फाइंड होगा वो हम आगे के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके वर्क डन को यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम ऑपरेशन बाय ऑपरेशन यानी प्रत्येक ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन थर्ड और ऑपरेशन फोर्थ में जो इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमको वर्क डन के फाइंड होंगे। पहले स्टेप में कितना वर्क डन होगा जब सिस्टम ए से बी पे जाएगा, जब बी से सी पे जाएगा कितना वर्क डन हमको फाइंड होगा, सी से डी पे कितना फाइंड होगा, डी से ए पे कितना फाइंड होगा। ये चारों स्टेप में हम वर्क डन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे। और इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कार्नोट साइकिल का जो ऑपरेशन है, चारों ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे कि 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबैटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, क्यों उसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन या क्यों उसको हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलते हैं, क्यों आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्यों एडियाबैटिक कंप्रेशन बोलते हैं और किस प्रकार का वर्क होता है। ये सारी चीज़ें हमने वीडियो में आपको बाकायदा इजी वे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको क्लियर ना हो तो वीडियो को पीछे करके आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेके हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।